बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत की अर्थतंत्र में ऐसे तत्व मौजूद थे कि भारत में पूंजीवादी व्यवस्था जो थी उसका विकास हो सकता, वो डेवलप हो सकती थी। तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे तत्व मौजूद थे, किंतु जो बुर्जुआ वर्ग था उस वर्ग ने प्रयास नहीं किए और हमारे यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में ब्रिटिश विजय के पश्चात अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया और पूंजीवादी व्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले सामंती अर्थतंत्र के भिन्न विशिष्ट लक्षण वाली एशियाई प्रकार की सामंती अर्थव्यवस्था थी। मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ कि भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था उस समय आप मानते हैं वो यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न थी। यूरोप की सामंत व्यवस्था बिल्कुल अलग थी और हमारे यहाँ की सामंत व्यवस्था बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसके आधारभूत तत्व थे जमीन पर व्यक्तिगत स्वत्व का अभाव, अर्थात जो जमीन थी वो किसी भी व्यक्ति विशेष की नहीं थी। जमीन पूरे के पूरे ग्राम समुदाय की थी। सारे गांव का सामूहिक अधिकार होता था उस जमीन पर। उद्योग और कृषि की एकता पर निर्मित आत्मनिर्भरता, सिंचाई और जनसेवा विषय में राजकीय उत्तरदायित्व, यही भारतीय समाज का इतिहास और विकास है। जो आर्थिक तंत्र था वो हमारा यही था। पूरे के पूरे गांव पर सामूहिक अधिकार होता था। सिंचाई की व्यवस्था हो, कृषि की सुरक्षा की व्यवस्था हो, बाढ़ आ गई हो तो उसकी व्यवस्था हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य पर होती थी। कृषि करने का कार्य कृषक लोग करते थे, सामुदायिक रूप से गांव ये कार्य करता था। अब देखिए, ब्रिटिश लोगों के आगमन से भारत की आर्थिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में पहली बार पूंजीवादी राष्ट्र का शासन था। इससे पहले चाहे गुलाम वंश वाले आए हो, लोधी आए हो, लंबे समय तक मुगल लोगों ने राज्य किया, पर आपको जैसा पता ही होगा कि उन्होंने आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय जो था या ग्राम पंचायत था उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया। वो जो व्यवस्था थी उन्होंने किसी भी प्रकार के कोई भी प्रशासकीय परिवर्तन किए हों, किंतु आत्मनिर्भर ग्रामों का स्वरूप वो का वही रहा हो। सम्राट बदल गए, शासन बदल गए, राजवंश बदल गए, किंतु हमारे आत्मनिर्भर जो गांव थे वो सदियों तक उसी रूप में चलते रहे। किंतु जैसे ही ब्रिटिश लोगों का राजनीतिक प्रभुत्व भारत पर स्थापित हुआ, हम एक नवीन परिवर्तन देखते हैं। तो देखिए, ये परिवर्तन था कि ये जो ब्रिटिश लोग आए थे ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत में लेके आए थे। ये पूंजीवादी राष्ट्र थे और इसका भारत की आर्थिक संरचना पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज के पुरातन आर्थिक आधार का उन्मूलन कर उसकी जगह पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना किए बिना ब्रिटेन अपनी खुद की पूंजीवादी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता था। तो औपनिवेशिक भारत का वो समुचित उपयोग तभी कर सकता था जब वो भारत में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करे। भारत पर अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की दिशा में जो पहला कदम उन्होंने उठाया वो यही था कि उन्होंने प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का विघटन किया और नए आर्थिक रूपों के उन्नयन की दिशा में कदम उठाया। भारत पर अंग्रेजों के निरंतर वर्धनशील प्रभुत्व का इतिहास प्राक ब्रिटिश भारत की सामंती अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी रूपांतरण का इतिहास है। हमारा जो प्रारंभिक हमारी अर्थव्यवस्था थी जिसमें आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी आत्मनिर्भर थी, उस व्यवस्था का इन्होंने पूरा उन्मूलन कर दिया और एक नवीन व्यवस्था स्थापित की। जो रूपांतरण उन्होंने किया उसमें उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना की
किंतु यहाँ मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ आपको कि पूंजीवादी व्यवस्था का भी अधूरा और विकृत रूप ही इन्होंने प्रारंभ में यहाँ स्थापित किया। अगर पूंजीवादी व्यवस्था ये उसी रूप में स्थापित करते जैसे कि इंग्लैंड में थी, तो निश्चित रूप से भारत बहुत पहले से ही एक विकसित राष्ट्र बन जाता। किंतु इंग्लैंड ने अपने फायदे के लिए यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना की। अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विकास के साथ हमारे जो पुराने उद्योग थे और हमारी जो भूमि व्यवस्था थी, हमारे पुराने वर्गों का विनाश हुआ। नए भूमि संबंधी और संबंधों और नए उद्योगों पर आधारित नए वर्गों का उदय भारत में हुआ। ये एक परिवर्तन था। अब देखिए, गांव के समुदाय तंत्र की जगह, है ना, गांव में जो समुदाय तंत्र था, सामुदायिक रूप से गांव वाले खेती करते थे, सब कुछ वहाँ सामुदायिक रूप से होता था। उसकी जगह नवीन जमींदार वर्ग का आविर्भाव हुआ। ये उस समय की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। अब देखिए, भारतीय सामंतवाद था उसका, और ये जो नया सामंतवाद विकसित हुआ, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन था। भारतीय सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद से देखिए बिल्कुल भिन्न था। भारत में भूस्वामियों का कोई ऐसा अभिजात वर्ग ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो था ही नहीं जिसका जमीन पर कोई मालिकाना हक हो। जैसे बाद में जमींदारों ने ये कह दिया कि जमींदारों की ज़मीन है, तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में भी और मध्य काल में भी सामंत की जमीन नहीं होकर पूरे गांव की ही जमीन होती थी। भारत में कभी भी जमीन की निजी मिल्कियत नहीं रही। सम्राट के अभिजात वर्ग जो था, जिसको हम सामंत कह देते, जमींदार कह देते, या उसका जो काम था वो एक तहसीलदार के रूप में था। वो केवल कर एकत्रित करता था और वो कर सम्राट के कोष में जमा करा देता था। भारत में जमीन गांव की या समुदाय की या गोत्र की या बिरादरी की होती थी। जमीन पर सम्राट का भी अधिकार नहीं होता था। जमीन स्वत्व कभी कृषक समुदाय के अलावा किसी और के पास नहीं ही रही। जब किसान जमीन को जोतता है, फसल लेता है और संपूर्ण समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कृषक समुदाय का स्वामित्व ही लंबे समय तक जमीन पर माना गया था। न तो सामंतों के शासन में, न सम्राटों के शासन में, न राजाओं के शासन में ही जमीन ग्राम समुदाय, हमेशा जमीन जो थी वो ग्राम समुदाय की ही रही। मुगल काल में भी परिवर्तन हुए, किंतु मूलभूत इस जमीन की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। अब आप देखिए, जैसे ही 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग भारत में आए, आपको एक नवीन आर्थिक परिवर्तन दिखाई देता है। और वो परिवर्तन क्या है, आप देखिए, भारत में जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व प्रारंभ हो गया। भारत की परंपरागत जो भूमि व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने उस पर गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने भारत में जमींदारी प्रथा को लागू कर दिया, जो भारत के आर्थिक अतीत से बिल्कुल भिन्न थी। व्यक्तिगत स्वामित्व भारत में कभी रहा ही नहीं और उन्होंने व्यक्तिगत स्वामित्व को स्थापित किया। जमींदार प्रथा लागू करने के पीछे उनका मुख्य कारण जो था वो ये था, पहली बात तो ये थी कि अंग्रेज लोग भारत में ब्रिटिश आर्थिक न्यायिक धारणा ही अपना सकते थे, क्योंकि उनको भारतीय समाज के बारे में, भारतीय कानून के बारे में, भारतीय राज्य के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। और जब उन्होंने राज्य स्थापित यहाँ पर कर लिया, तो वो ये चाहते थे कि अंग्रेजी प्रथाओं को ही यहाँ लागू कर दिया जाए ताकि उनको समझने में उन्हें आसानी हो। उन्होंने इसे भारतीय लोगों के दृष्टिकोण के रूप में, न भारत के हित के रूप में इसका अध्ययन नहीं किया और उन्होंने वही व्यवस्थाएं लागू करी जो इंग्लैंड में थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी उनको ये उचित लगा कि एक एक किसान से कर लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था। देखिए, एक किसान से कर लेना उस समय तो संभव था, क्योंकि राजा और जनता में एक सामंजस्य स्थापित था।
है ना। लंबे समय तक हमारे यहाँ वही प्रथा चली आ रही थी। किसान को भी पता था कि उसे किसे कर देना है, उसे क्या करना है, और राजा को भी ये पता था कि ग्रामों में क्या व्यवस्था है। अंग्रेज बिल्कुल नए आए थे, तो इन्होंने एक एक किसान से कर लेने की बजाय जमींदारों को नियुक्त कर दिया, क्योंकि कुछ जमींदारों से संबंध स्थापित करने में आसानी थी, बजाय एक एक कृषक से संबंध स्थापित वो करते। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जमींदार के रूप में नवजात अंग्रेजी राज्य ने एक ऐसा वर्ग पैदा कर लिया जो कि उनके लिए बहुत ही हितकर साबित हुआ, क्योंकि यही जमींदार वर्ग था जिसने 1857 की क्रांति के समय किसका सहयोग दिया था? अंग्रेजों का सहयोग दिया था। तो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए इस प्रकार की व्यवस्था जो थी वो लागू करी, और जो भारत के हित में नहीं रही।